नमस्कार दोस्तों, अंतरंग के एक और एपिसोड में आपके साथ रूबरू हूँ मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा। इस बार मैंने टॉपिक चुना है अनीमिया यानी रक्ताल्पता, रक्त की कमी, खून की कमी जिसे जनरल भाषा में कहते हैं। आपको लगेगा ये अंतरंग का टॉपिक कैसे हो सकता है। एक्चुअली ये एक जनरल टॉपिक है जो इतना ज्यादा अफेक्ट करता है किसी भी कपल को, किसी भी पर्सन को, किसी भी महिला को, पुरुष को, जिससे ओवरऑल उसकी एनर्जी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आती है एंड इट अफेक्ट्स कंप्लीटली देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो एक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है और ये है क्या। अनीमिया यानी खून की कमी, रक्त की कमी, रक्ताल्पता। एक्चुअली शरीर में खून को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नामक एक कण होता है। हीम एंड ग्लोबिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। हीम इज द आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन। और ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को अपने में बाइंड करता है एंड देन इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लड। लाल रक्त कणिकाएं है ना, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स आर रिच इन हीमोग्लोबिन। उनमें हीम कंटेंट होता है, इसीलिए वो रेड होती हैं और उन्हीं में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये रक्त, ये साफ खून हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ट्रैप करके जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं। हमारी ये हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है ब्लड का, वो ऑक्सीजन को अपने से बाइंड करता है और ये ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है और हर उस ऑर्गन को जो एक्टिवली वर्क कर रहा है सेल्यूलर लेवल तक, यानी कोशिकाओं के लेवल तक। मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के एक अंग बनाती हैं, एक पार्ट ऑफ बॉडी बनाती हैं, है ना, उसको ऑर्गन कहते हैं। एक टिश्यू बनाती हैं जिसे कि हिंदी में ऊतक कहते हैं। ये कई टिश्यूज मिलकर के एक अंग बनाते हैं और कई सारे अंग मिलकर के बॉडी बनाते हैं। इन सारी पार्ट्स को यानी सेल्यूलर लेवल तक, जैसे समझ लीजिए एक बिल्डिंग है जो छोटी छोटी ईंटों से बनी है, तो वो ईंटें, एक एक ईंट इज एक कोशिका बॉडी की। हर ईंट से मिलकर के एक पार्ट ऑफ एक घर बनता है। उसी तरह से कई कोशिकाएं मिलकर के बॉडी का हिस्सा बनाती हैं और इन कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन जा रहा है वो इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हीमोग्लोबिन उसे कैरी कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है जिसमें कि ड्राइविंग पार्ट पे हीम है और ग्लोबिन इज द होल व्हीकल जिसके अंदर ऑक्सीजन भर के वो गाड़ी जा रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। अब आप इमेजिन करिए, इनमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। अगर कोई इंसान सांस लेने की परेशानी है, उसको ठीक से सांस नहीं जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजन की कमी, हमारी ये रेड ब्लड सेल्स अपने हीमोग्लोबिन को बाइंड किससे करेंगी। अब अंदर गए, अगर सेल्यूलर लेवल पे अगर ब्लड सेल्स, ब्लड कैरिंग जो नलिकाएं हैं जो हमारी बॉडी में कैपिलरीज होती हैं, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स, उनसे निकलने वाली छोटी ब्लड वेसल्स, उनसे फिर और छोटी ब्लड वेसल्स और फिर उनसे कैपिलरीज, यानी सबसे पतली नन्ही सी नलिकाएं जो हमारी बॉडी के एंड ऑर्गन्स तक सप्लाई करती हैं। जब आप अपनी उंगलियों के एंड पार्ट्स को, कान के कोने को, नाक को दबाते हैं तो ये हिस्से वाइट हो जाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो रेड हो जाते हैं। ये शो करता है कि किसी भी पर्सन में खून की कमी है या प्रॉपरली उसे ब्लड मिल रहा है इन पार्ट्स को। हम ऐसे ही चेक करते हैं, हम क्लिनिशियंस। तो ये ब्लड वेसल्स, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो भी ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा। फिर अगर बॉडी में प्रोटीन ही कम है, तो प्रोटीन एक पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। बॉडी में हाइपोप्रोटीनीमिया अगर है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया अगर है, तो भी इंसान के अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसके बाद आता है हीम कंटेंट, जो कि अगर हमारी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हो तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया इज वेरी कॉमन। स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन जो तेजी से बड़े हो रहे हैं, अगर उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है और प्रॉपर आयरन नहीं है
मैं यहाँ पे बता दूँ, सिर्फ आयरन डिफिशियंसी ही नहीं, एनीमिया कई तरह के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जहाँ के आयरन भी कम है, प्रोटीन भी कम है, मल्टीपल विटामिन्स कम है, जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन B12, कॉपर कम है, मिनरल्स में आ जाइए, कोबाल्ट कम है, ये सब बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने की प्रक्रिया में काम आते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंसान को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, और आजकल की लाइफस्टाइल जिस पे हम अपनी पुरानी स्टेपल डाइट को भूल चुके हैं। कहा जाता था कि जितनी कलरफुल आपकी थाली होगी उतना ही फुल ऑफ कंप्लीट दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड, जिसमें कि प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रॉपर प्रोटीन्स हो, प्रॉपर फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, है ना, अच्छे से हर चीज़ हो। तो कंप्लीट एक संतुलित भोजन पे हम फिर कभी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी हम एनीमिया पे स्टिक करते हैं। तो मैं बता रही थी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा कॉमनली ये एनीमियाज होते हैं। अब एनीमियाज कितनी तरह के हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन ही वो हीम कंटेंट बनाता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कई तरह के एनीमियाज मिलते हैं, जिनमें कि हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक दो तरह के बड़े डिविजन्स हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमियाज एंड कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होने वाले एनीमियाज, ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो जो नॉन हीमोलिटिक एनीमियाज हैं उनमें तो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी हो गए, स्पेशली विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिससे कि पर्नीशियस एनीमिया एक खास तरह का होता है, एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये सब पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम आते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिकली डिसाइडेड एनीमियाज भी होते हैं, जैसे थैलेसीमियाज बड़ी ही मेजर थैलेसीमिया जो है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, बीटा इज द माइनर वन एंड वन इज द मेजर वन। थोड़ा सा ये डेप्थ वाली चीज़ें हैं, बट मैं यहाँ बताऊंगी कि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं। ये माता पिता से जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। हम यहाँ स्टिक करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया पे, क्योंकि उनसे बचाव बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वो ही एनीमिया है। अब एनीमिया से होने वाले सिम्टम्स की बात कर लें। सिम्टम्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जितनी जल्दी एनीमिया से रिकवरी होगी उतनी ही जल्दी सिम्टम्स से भी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन एनीमिया स्पेशली डिसाइडेड है माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज जिनमें ब्लड चढ़ाने से ही जाके आराम मिलेगा, वो सिवियर कैटेगरी में आती हैं। माइल्ड एनीमियाज वो कंडीशंस हैं जहाँ की ज़रूरत से थोड़ा सा ही कम है ब्लड, और मॉडरेट इन दोनों के बीच का है। ये एक मोटा सा क्लासिफिकेशन है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए WHO ने अलग नॉर्म्स बनाए हैं, जिनमें 11 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन इज अ मस्ट। उससे कम में कोई भी महिला एनेमिक मानी जाती है। इंडिया में हमने इसे 10 ग्राम ला दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर नॉट हैविंग हीमोग्लोबिन मोर देन 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर। उससे नीचे अगर हीमोग्लोबिन है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, एक चिंता का विषय है। जनरली माइल्ड एनीमियाज आर, एक हीमोग्लोबिन का लेवल एक महिला और पुरुष के लिए, स्पेशली पुरुष के लिए 12 ग्राम से अधिक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। महिलाओं के लिए 10 से 12 का रेंज मानते हैं, बट 11 से ज़्यादा होना चाहिए। माइल्ड एनीमियाज में वो लोग आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से या महिलाओं में 11 ग्राम से कम है, यानी 10 से 11 के बीच में है। मॉडरेट एनीमियाज 8 से 10 मिलीग्राम एंड सिवियर एनीमियाज जिनमें 8 ग्राम से भी कम हीमोग्लोबिन है। सिवियर एनीमियाज में ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हीमोग्लोबिन की रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। उसके आगे का मॉडरेट एंड माइल्ड एनीमियाज में हम
आयरन सप्लीमेंटेशन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करके इस आयरन डिफिशियंसी को कवर कर सकते हैं, एनीमिया को कवर कर सकते हैं। आइए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि एनीमिया के मरीजों को किस किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स जनरलाइज्ड भी होते हैं एंड सिस्टमिक होते हैं, स्पेशली बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड। तो जनरलाइज्ड सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉमन है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, नींद आना, जम्हाइयाँ आना, बैठे बैठे काम में मन न लगना, फोकस न कर पाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अलावा कानों में सीटियाँ बजना। बहुत से पेशेंट्स बताते हैं कि बहुत कमज़ोरी रहती है और लगातार कान में टिनिटस उसे हम कहते हैं, टन 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 की आवाज़ आती रहती है, ऐसा लगता है सर में कुछ गूंज रहा है। सबसे पहला कारण खून की कमी हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है सांस लेने की दिक्कत। अनीमिया अगर बढ़ जाए तो बहुत जल्दी, मैंने बोला कमज़ोरी इस फॉर्म में कि थोड़ा सा भी चलने पे हांफने लगना, सांस फूलना जिसे कहते हैं, अच्छे से खुल के सांस ना आना, भर के सांस ना ले पाना। और यही एनीमिया जब सिवियर हो जाता है तो सीधे हार्ट पे असर करता है और बाद में चल के हार्ट फेलियर्स तक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एनीमिया में अगर हाइपोप्रोटीनीमिया होना, प्रोटीन की कमी होना, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होना, ऐसे में पूरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। डिपेंडेंट पार्ट्स यानी कि पैरों में, पंजों में, एड़ी के पास, टखने के पास और पेट में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में डिपेंडेंट लोअर बेली एरिया में सब जगह स्वेलिंग आ जाना। इनसाइड द बॉडी भी वाटर कंटेंट इकट्ठा होने लगता है, ऐसे कहते हैं ना पानी भर रहा है, शरीर फूल रहा है, ये सब खून की कमी से होता है। तो सिंपल सी लगने वाली प्रॉब्लम खून की कमी बहुत सिवियर रूप ले सकती है। और अगर ये खून की कमी बढ़ते हुए बच्चों में हो, लड़कियां और लड़कों में हो, स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स जिन्होंने अभी अभी उनके पीरियड्स आने शुरू हुए हैं और समहाउ उन्हें हेवी पीरियड आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उनकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, बच्चे हाइट में छोटे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं, बढ़ती हुई महिलाएं, जिनकी मैरिजेबल एज वाली लड़कियां जो बाद में जाके प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला खून की कमी से ग्रसित है तो बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है। खुद उसमें ये सारे सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे। पेट के अंदर ग्रो करने वाला बच्चा भी बहुत कमज़ोर और अच्छी ग्रोथ ना हो, यही महिलाएं प्री मैच्योरिटी में चली जाती हैं, उनके बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं और डिलीवरी के टाइम थोड़ा ब्लड लॉस हर महिला में होता ही होता है। उससे वो कैसे कोप करेंगी अगर उनकी बॉडी में पहले से ही खून कम है। तो ऐसी महिलाओं में कुछ आयरनी कह लीजिए कि डिलीवरी के टाइम ब्लड लॉस ज़्यादा होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और आयरन रिच डाइट, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन, हेवी प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, जिसमें विटामिन्स भी अच्छे से हों। सप्लीमेंटेशन यानी कि एक बैलेंस डाइट, फुल डाइट, जिनमें सामान्य रूप से घर में रेगुलर बनने वाली चीज़ें, जिनमें आप चटनी, पापड़, अचार भी कह सकते हैं, ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। एक्चुअली फूड सप्लीमेंट्स में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल जैसे नींबू पानी, संतरा, मौसमी टाइप्स फल और सबसे ज़्यादा आंवला, इन सब से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन कंटेंट इन आवर फूड विच वी कंज्यूम। और साथ ही साथ टैनेट यानी कि टैनिक एसिड जो चाय में मिलता है, वो एलिमेंट आयरन से बाइंड कर जाता है और आयरन एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कैन यू इमेजिन? और हमारे इंडियन कल्चर में क्या आ चुका है कि नाश्ता हम हमेशा एक हाथ में कप लेके चाय पीते हुए करते हैं। हम एक और अपना नाश्ता करते रहते हैं, एक और चाय पीते रहते हैं। तो हमारे खाने में, हमारी
हमारे नाश्ते में जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, स्पेशली आयरन, वो सारे के सारे चाय के टैनिक एसिड से बाइंड होके मिनिमल अमाउंट ऑफ आयरन एब्जॉर्ब होने के लिए बचता है। पहले के ज़माने में जैसे हम सब लोग नाश्ते में कुछ भी छाछ, लस्सी, नींबू पानी, शरबत ऐसी चीज़ें लिया करते थे, चाय साथ में खाने का तो रिवाज नहीं था। तो अब अगर आपका चाय पीने का मन है तो उसे सेपरेटली एंजॉय कीजिए, चाय की चुस्की लीजिए, चाय का मज़ा लीजिए, बट उसे खाने और नाश्ते के साथ लेके न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को डिफिशिएंट मत बनाइए अपने खाने में। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा रिच हीमोग्लोबिन हो आपकी बॉडी में, फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, आप एनर्जेटिक हो, आप और आपका पार्टनर दोनों ही न्यूट्रिशनली फुल होंगे, एनर्जाइज्ड होंगे, तभी तो एक दूसरे के साथ बेहतर काउंटर पार्ट्स बनेंगे और एक दूसरे का अच्छे से साथ देंगे, अपने अंतरंग क्षणों में भी और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी। थैंक यू वेरी मच।